गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वीर शहीद भगत सिंह जी के विषय में पढ़ा था। हमने देखा था कि बचपन से ही उनके घर में देशभक्ति का माहौल था और उसी देशभक्ति का प्रभाव भगत सिंह जी के जीवन पर भी पड़ा। वे बचपन से ही अंग्रेजों को भारत से भगाने के सपने देखते थे। वो बचपन से ही होनहार विद्यार्थी रहे थे। आइए आज हम आगे पाठ में देखते हैं। जब भगत सिंह ने बीए प्रथम वर्ष में दाखिला लिया तो घर में उनके विवाह की चर्चा भी चलने लगी। भगत सिंह तो देश सेवा का व्रत ले चुके थे। इन्होंने विवाह को देश सेवा के कार्य में बाधक माना, इसलिए ये विवाह से पहले ही घर छोड़कर चुपचाप कानपुर भाग गए थे। घर वालों ने इनकी उम्र देखते हुए इनकी शादी की चर्चा चलाई, लेकिन भगत सिंह तो जैसे पहले से ही देश सेवा का व्रत ले चुके थे। व्रत ले लिया था अर्थात उन्होंने प्रण ले लिया था कि वो देश सेवा ही करेंगे और इसलिए उनको विवाह जो है देश सेवा के काम में उनको रुकावट लगा, इसलिए वो विवाह नहीं करना चाहते थे और वे घर छोड़कर चुपचाप कानपुर चले गए। कानपुर में ये श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत सिंह के नाम से काम करने लगे। फिर वहीं एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहे। कुछ दिनों बाद अपनी दादी जी की बीमारी का समाचार सुनकर ये विवाह न करने की शर्त पर घर लौट आए। पर भगत सिंह चुपचाप घर बैठने वाले तो थे नहीं। कुछ दिन दैनिक वीर अर्जुन समाचार पत्र में कार्य किया। क्रांतिकारी नवयुवकों से उनका निरंतर संपर्क बना रहा। आप देख रहे हैं बच्चों, ये लगातार किसी न किसी कार्य में लगे ही रहे। इन्होंने कभी समाचार पत्र में काम किया, कभी ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहे। कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने अपनी दादी जी की बीमारी का समाचार सुना तो वो घर आए, लेकिन उन्होंने घर वालों के सामने ये शर्त रख दी कि वे विवाह नहीं करेंगे। उसके बाद भगत सिंह जी ने वीर अर्जुन समाचार पत्र में भी काम किया और लगातार वो क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे। उस समय काफी युवा क्रांतिकार जो हैं वो आजादी की लड़ाई में चुपचाप अपना योगदान दे रहे थे। भगत सिंह का विश्वास था कि यदि इस देश के नवयुवक आगे आ जाएं तो विदेशी सरकार यहाँ टिक नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वे सभा और जुलूसों के द्वारा जन जागरण के काम में जुट गए। जन जागरण वे लोगों में स्वतंत्रता के प्रति चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। उन्हीं दिनों लाहौर के दशहरे के मेले में किसी ने बम फेंक दिया, जिसमें बहुत से लोग हताहत हो गए। हताहत होना अर्थात बहुत से लोग घायल हो गए। पुलिस जानती थी कि भगत सिंह क्रांतिकारी हैं और इसी संदेह के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर इनके विरुद्ध कोई प्रमाण न था। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, इसलिए वे जमानत पर छूट गए। जेल से छूटकर इन्होंने कुछ दिन डेयरी का काम किया, पर देश सेवा के काम को एक क्षण के लिए भी न भूले। इन्होंने देशभक्त क्रांतिकारियों के विषय में अनेक लेख लिखे जो देश की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में भी छपे थे। भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को जोड़ने का कार्य भी किया। उन दिनों अंग्रेज सरकार भारत की आजादी की मांग को टालने के लिए नई नई चालें चल रही थी। ऐसी ही एक चाल थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। सरकार ने कहा यह कमीशन सरकार को शासन में सुधार करने के सुझाव देगा। यह कमीशन सन 1928 में इंग्लैंड से भारत आया था। सारे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह और उनके साथियों ने इस कमीशन का विरोध किया। लाहौर के असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स ने प्रदर्शनकारियों पर निर्ममता पूर्वक लाठियां बरसाई, मतलब बिना किसी दया के। छाती और कंधे पर गंभीर चोट आने के कारण
लाला जी लगभग 1 माह बाद चल बसे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का समाचार सुनकर देश भर में नौजवानों का खून खौल उठा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल ने योजना बनाकर सैंडर्स को लाहौर पुलिस स्टेशन के सामने ही गोली से उड़ा दिया। इस तरह लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया। ये सभी क्रांतिकारी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग निकले। आंखों में धूल झोंकना बेटा एक मुहावरा है, धोखा देना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। तो उन लोग वहां से पुलिस को धोखा देकर भाग निकले। लेकिन बाबा जी, दाढ़ी व मूछ व लंबे केश वाले भगत सिंह को तो पुलिस आसानी से पहचान सकती थी, फिर भी वो क्यों नहीं पकड़े जा सके? प्रभा ने अपने बाबा जी से पूछा। बाबा जी बोले, प्रभा, तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा। सचमुच भगत सिंह की दाढ़ी, मूछ और लंबे केशों वाला, केश का अर्थ होता है बेटा बाल, केशों वाला हुलिया लाहौर पुलिस के लिए जाना पहचाना था। वे किसी भी क्षण पुलिस के पकड़ में आसानी से आ सकते थे, इसलिए उन्होंने चतुराई की। दाढ़ी व केस कटवा लिए, अपने दाढ़ी और बाल उन्होंने कटवा लिए, हैट पहना, अंग्रेजी ढंग के सूट बूट पहने। एक क्रांतिकारी की पत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह की नकली पत्नी बनी। उनके छोटे बच्चे को गोद में लेकर ये लोग रेल द्वारा लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए। इस दौरान उनका प्रसिद्ध साथी राजगुरु फटे पुराने कपड़े पहने उनका नौकर बनकर उनके साथ यात्रा कर रहा था। अब क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि लोगों में उत्साह भरने तथा सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करना अपनी तरफ ध्यान खिंचवाना से असेंबली में बम विस्फोट किया जाए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम लेकर पहुंचे। भगत सिंह ने अवसर देखकर एक एक करके 2 बम वहां फेंक दिए। बाबा जी, इन बमों से तो वहां बैठे हुए सब लोग मारे गए होंगे? प्रभात ने पूछा। उनके बाबा जी बोलते, नहीं। बाबा जी ने बताया, बम जानबूझकर ऐसे स्थान पर फेंके गए थे जहां से किसी को कोई हानि न हो। इन बमों के धमाकों से सब सहम गए थे। सहम जाना अर्थात डर जाना। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। पलक झपकते ही हॉल खाली हो गया। इस भगदड़ के माहौल में यदि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो आसानी से वहां से भाग सकते थे, पर वे निडर होकर वहीं डटे रहे, क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें सजा मिले और उनसे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक नौजवान अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कमर कसकर खड़े हो जाएं। वहां उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को घटना स्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर मुकदमा चला। भगत सिंह ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने बहुत कम शक्ति के बम फेंके थे, जिनसे किसी को कोई हानि न हो। बम सोच समझकर खाली जगह पर फेंके गए थे। उन्होंने निर्भयता पूर्वक अर्थात बिना किसी डर के यह भी कहा, स्वतंत्रता सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे छीना नहीं जा सकता। क्रांति की वेदी पर मैं अपना यौवन धूप बत्ती की तरह जलाने को तैयार हूँ। अंग्रेज न्यायाधीश पर इस बयान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। आजीवन कारावास, उम्र कैद। तभी पुलिस को पता चल गया कि भगत सिंह सैंडर्स हत्याकांड में भी शामिल थे। इसका भी अलग मुकदमा चला। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। देश भर में इसका घोर विरोध हुआ। तीनों देशभक्तों की जीवन रक्षा के लिए अनेक अनुरोध भी हुए। जीवन रक्षा अर्थात जीवन की रक्षा करने के लिए, फांसी से बचाने के लिए। अनुरोध अर्थात प्रार्थना। पर अत्याचारी अंग्रेज सरकार अपने निर्णय से टस से मस ना हुई। भगत सिंह इतने निर्भीक और साहसी थे कि जेल और फांसी उन्हें विचित्र क्रीड़ा दिखाई देती थी। क्रीड़ा अर्थात खेल। चुप बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। हर अन्याय का डटकर विरोध करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। जेल में रहते हुए कैदियों को न्यायोचित अधिकार दिलाने के लिए
उन्होंने लंबी भूख हड़ताल करके अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी थी। वे जेल में भी ये चाहते थे कि वहां जो रह रहे कैदी हैं उनको उचित न्याय मिले, और इसलिए उन्होंने वहां पर भी लंबी भूख हड़ताल कर दी थी ताकि वो अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगा दी थी अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए कि कैदियों को उनका जो उचित अधिकार है वो मिले, उचित न्याय उनको मिले। भगत सिंह को पुस्तकों से भी असीम प्रेम था। असीम प्रेम होना अर्थात बहुत ज्यादा प्रेम था। उनको पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जेल में रहते हुए उन्होंने अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ी। फांसी लगने के कुछ मिनट पहले तक आसन्न मृत्यु से एकदम निश्चिंत होकर वे रूसी क्रांतिकारी नेता लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ने में डूब रहे थे। बच्चों, जब उनको फांसी लगने वाली थी उससे कुछ मिनट पहले तक वो आसन्न मृत्यु, जब उनकी मृत्यु एकदम उनके निकट थी, एकदम समीप थी, लेकिन फिर भी वो एकदम से निश्चिंत होकर एक रूसी क्रांतिकारी थे नेता जिनका नाम था लेनिन, उनके जीवन का चरित्र पढ़ने में वो डूबे हुए थे। सारा देश इन देशभक्तों को फांसी की सजा का निर्णय सुनकर दुखी था। भगत सिंह तब भी शांत और प्रसन्न थे। सारा देश इन देशभक्तों को, क्योंकि फांसी की सजा मिल गई थी, इसलिए सारा देश जो था वो बहुत दुखी था और किसी भी तरह इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। परंतु एक तरफ भगत सिंह एकदम शांत और प्रसन्न थे। बाबा जी, मरने से तो सभी डरते हैं, क्या सचमुच भगत सिंह फांसी से भी नहीं डरे? प्रभात ने प्रश्न किया। नहीं बेटे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि फांसी से पहले भगत सिंह का वजन घटने के बजाय और अधिक बढ़ गया था। बाबा जी ने उत्तर दिया। तो क्या बाबा जी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सचमुच फांसी दे दी गई? प्रभात ने पूछा। बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा, ये तीनों वीर अपने देश की आजादी के लिए 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदों में झूल गए। इनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हम भी इसी तरह अपने देश के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने को तैयार रहें। बाबा जी की बातें सुनकर बच्चों के मुखमंडल पर था चेहरे पर एक विचित्र तेज झलकने लगा था। वे मन ही मन सोच रहे थे, सचमुच कितने निर्भीक तथा विलक्षण देशभक्त थे शहीद भगत सिंह। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। साथ में आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उसे भी आप अपनी कॉपी में लिखें तथा याद करें। धन्यवाद।